Dear students, welcome to all of you. Today I am going to discuss a new topic, Election Commission of India, जो कि हमारे भारतीय संवैधानिक विधि के चुनाव या निर्वाचन अध्याय से संबंधित है। मैंने आज मैं जिस टॉपिक पर आप सबों को समझाने का प्रयास करूंगा वह टॉपिक भारतीय संवैधानिक विधि के अध्याय निर्वाचन से संबंधित है, जो भारत के चुनाव आयोग यह टॉपिक है। क्योंकि आप सब जानते भी हैं कि किसी भी प्रजातांत्रिक देशों में सरकार के गठन में जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। उसी तरह से भारत भी एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत में चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, वहाँ भी प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था है, अर्थात प्रतिनिधियों के द्वारा ही कार्यपालिका का गठन होता है, साथ ही साथ व्यावसायिक व्यवस्थापिका का भी निर्माण होता है। उसके अलावे बहुत से संवैधानिक संस्थाएं भी है जिसका चुनाव, चाहे वह राष्ट्रपति का चुनाव हो या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो या जैसे बार काउंसिल के सदस्यों का चुनाव हो या बहुत से जो संगठन बनाए जाते हैं या बने हुए हैं, उसका भी चुनाव के माध्यम से ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उसका ऑर्गेनाइजेशन बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। तो उसी तरह से हम सबों को आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के विषय में डिस्कस करना है। हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि सरकार जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होता है और निर्वाचन जनता के द्वारा की जाती है। अतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए एक संस्था का, एक आयोग का होना अनिवार्य है, क्योंकि निर्वाचन लोकतंत्र का आधार है। क्योंकि अगर निर्वाचन व्यवस्था सही रूप से नहीं हो सके, निर्वाचन स्वतंत्रता पूर्वक एवं पारदर्शिता से नहीं हो सके, तो वह चुनाव या वह सिस्टम अव्यवस्थित हो जाएगा। क्योंकि प्रजातांत्रिक देशों में, हमारे यहाँ भी प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव लाजमी है और यह चुनाव या निर्वाचन एक कठिन कार्य है और इसके संचालन के लिए एक जिसको संवैधानिक संस्था कहते हैं, उसकी अनिवार्यता पर प्रारंभ से ही बल दिया गया। तो हमारे यहाँ भारतीय संविधान जब बना, भारत में भारतीय संविधान जब बना, तो उसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन व्यवस्था के प्रोविजन को रखा गया।
जिसमें प्रारंभ में जो फर्स्ट स्टेप है वह है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा इसका फंक्शन होगा कि चुनाव आयोग का कार्य क्या है। तो पहला जो है इसके कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात इसके कंपोजिशन इलेक्शन कमीशन के उस पर उसको हम सब 5 भागों में बांटेंगे। पहला होगा इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324(1) के अंतर्गत रहेगा। दूसरा हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 पार्ट क्लाउज 2 के अंतर्गत है। और तीसरा भाग है कि चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन, उस पर कुछ केसेज आया था, कुछ विवाद हुआ था, उसके विषय में देखेंगे। उसके बाद चौथा होगा मल्टीपल इलेक्शन कमीशन कि उस विवादों के पश्चात एक बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग आया, उसके विषय में बातें होगी। फिर लास्ट में होगा कि स्टाफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन की चुनाव आयोग के अंतर्गत जो कर्मचारी है और उसे निर्वाचन आयोग के द्वारा किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 पार्ट 1 के अंतर्गत है कि अनुच्छेद 324 क्लॉज 1 के अंतर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। मैं कहने का तात्पर्य कि अनुच्छेद 324 पार्ट 1 में निर्वाचन के लिए या निर्वाचन के सुपरविजन, निरीक्षण, डायरेक्शन, निर्देशन और नियंत्रण, कंट्रोल इत्यादि कार्य करने के लिए एक निर्वाचन आयोग जो राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना की प्रोविजन है, उपबंधित किया गया है। तो यहाँ पर है कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और संविधान इस बात की सुनिश्चित करता है कि वह एक संवैधानिक संस्था है और वह उच्चतम या उच्च न्यायालय के भांति ही वह कार्यपालिका या व्यवस्थापिका से स्वतंत्र निकाय है। अर्थात चुनाव आयोग पर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। वह अपने कार्यों को संपादित स्वतंत्रता पूर्वक करेंगे। तो इस तरह से पहला जो आर्टिकल 324 पार्ट 1 में है कि इलेक्शन कमीशन के विषय में, दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन कि यहाँ निर्वाचन आयोग की संरचना जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के पार्ट 2 के द्वारा में उपबंधित है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतने ही निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने की राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्ति की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन होंगे। अर्थात संसद द्वारा बनाए गए विधि
जो विहित है उसके अधीन राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक स्तर पर भी आयुक्तों के स्टेट कमिश्नर यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की भी नियुक्ति करेंगे, जैसा कि वे आवश्यक समझे। तो यहाँ निर्वाचन आयुक्त या प्रदेश के यानी राज्य के निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि वैसे ही होगी जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा नियम निर्धारित किया जाएगा। दूसरा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने पद से उन्हीं कारणों पर या उन्हीं रीतियों से हटाया जाएगा जिन कारणों और रीतियों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता रहा है। यानी कहने का तात्पर्य कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त यदि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त है तो उन्हें इम्पीचमेंट के द्वारा, महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाएगा। साधारण तरीकों से उसे हटाने का प्रावधान नहीं है। उसके अलावा निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर करेंगे या किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर ही अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किया जा सकता है। तो यहाँ पर है कि इस प्रकार भारतीय संविधान निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों, उसके पदावधियों का पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, क्योंकि वह एक संवैधानिक पद है जिससे वे अपने कार्यों को भयमुक्त होकर निडरता पूर्वक और निष्पक्षता तथा बिना किसी हस्तक्षेप को क्रियान्वित करें। इसके अलावे जो राज्यों के लिए अलग से निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है, क्योंकि वह केंद्रीय स्तर पर निर्वाचन आयोग है और उसी के द्वारा राज्यों में प्रादेशिक स्तरों पर या राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव संचालित किया जाता है। यह निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निर्वाचन में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे राज्य सरकार निर्वाचन आयोग के ऊपर अनुचित प्रभाव नहीं डाल सके। तो यहाँ पर है कि तीसरा स्टेप है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) में जो दिया गया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो भी कार्य है, जो भी उसके नियुक्ति का प्रोविजन है, उसके विषय में अभी मैंने आप सबों को बताया। उसके बाद है एक केस आया था कि मल्टीपल मेंबर्स इलेक्शन कमिश्नर का जब चर्चाएं होने लगी, उसी समय एक केस आया था एस धनोवा बनाम भारत संघ का, क्योंकि तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक वाद आया था एस धनोवा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का, कि ये केस क्यों आया। यह विवाद जब हुआ कि जब अक्टूबर 1989 में जब कांग्रेस सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने जो मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावे 2 अन्य चुनाव
आयुक्तों की नियुक्ति की रिकमेंडेशन किया और राष्ट्रपति के द्वारा त्रिसदस्यीय चुनाव आयोग बन गया। तो उसी समय जब चुनावी प्रक्रियाएं चल रही थी भारत में, तो उस समय विरोधी पक्षों में के नेताओं ने, जनता दल के नेताओं ने ये आवाज उठाने लगे थे कि यह गलत हुआ है, इसको सुधारना आवश्यक है। तो उस समय एस धनोवा भी जो अदर इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए थे। तो जब भी आफ्टर इलेक्शन जब बीपी सिंह सरकार बनी, तो 1990 में जो अन्य चुनाव आयुक्त था उसे बीपी सिंह सरकार ने हटा दिया और पुनः एक सदस्यीय चुनाव आयोग बना दिया। उसी संदर्भ में एस धनोवा ने केस दायर किया था और उसी केस के संदर्भ में यह मामला आया और इस मामला में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह जैसा उचित समय उस तरह के चुनाव आयोगों का गठन कर सकता है। अतः जो एक सदस्य चुनाव आयोग का पुनर्निर्माण हुआ था उसको संवैधानिक माना। लेकिन इस केस के फैसला तो आ गया, लेकिन इस पर विवाद चलने लगा उसी क्रम में। उसके बाद फिर मामला आया जो प्रादेशिक राज्यों के चुनाव संबंधी, कि विभिन्न राज्यों में चुनाव था। उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन बन गए हुए थे और टी.एन. शेषन एक निर्भीक स्वतंत्र अधिकारी थे। तो उन्होंने सरकार के विचारों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने प्रदेशों में निर्भीक होकर इलेक्शन करा, चुनाव करा। जहां पहले से जो चला आ रहा है, आप लोग भी जानते हैं कि पैसा का खेल दुरुपयोग, हथियारों का दुरुपयोग, बूथ लूटने का खेल, माने भ्रष्ट रूप से इलेक्शन जीतना, उस सभी पर नियंत्रण लगाने के लिए टी.एन. शेषन जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने कड़ा कदम उठाया और एक इलेक्शन को पारदर्शी तरीके से, चुनाव आयोग को पारदर्शी और स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया। शायद ये केंद्रीय सरकार को खटकने लगी और 1993 में पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसने फिर इसे राष्ट्रपति से एक अध्यादेश के द्वारा जो एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग था उसे बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग बनवा दिया। अर्थात राष्ट्रपति ने 2 अक्टूबर 1993 को अध्यादेश के द्वारा मल्टीपल इलेक्शन कमिश्नर, बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग, मल्टीपल इलेक्शन कमीशन का संरचना कर दी। क्योंकि जो अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक या एक से अधिक आयुक्त रखने की भी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। उसी क्रम में राजीव गांधी ने पहले 2 चुनाव आयुक्तों को चुनाव आयोग में सम्मिलित किया था। फिर एक सदस्य हुआ और फिर बाद में चलकर 1993 में बहुसदस्यीय त्रिसदस्यीय चुनाव आयोग की संरचना बन गई, जिसे बाद में एक एक्ट भी आया जो जनवरी 1994 में
अमेंडमेंट एक्ट, उस अधिनियम के द्वारा यह एक मल्टीपल इलेक्शन कमिश्नर या मल्टीपल इलेक्शन कमीशन के रूप में भारतीय निर्वाचन व्यवस्था बन गई। तो यहाँ पर है कि इसे लाने के पीछे ऑर्डिनेंस में यह कहा गया था कि इक्विटिंग द स्टेट्स पावर एंड ऑथोरिटी ऑफ द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, कि यहाँ पर जो त्रिसदस्यीय चुनाव आयोग है इसमें तीनों को समान अधिकार स्टेटस इक्विटी स्टेटस की समान अधिकार दिया गया। इस पर टीएन सेशन भी न्यायालय का शरण लिए, क्योंकि वहाँ पर टीएन सेशन भी जो एक केस आया था टीएन सेशन का जो 1995 में आया था, उसमें कि टीएन सेशन वर्सेस भारत संघ का, इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान पीठ का गठन किया 5 जजेस से, लेकिन उसमें मुख्य न्यायाधीश अहमदी थे। ठीक है, जेएस वर्मा थे, एनपी सिंह थे, एसपी भरूचा थे या एसके मुखर्जी थे। ये संविधान पीठ का गठन हुआ और संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अभिनिर्धारित किया कि संसद द्वारा पारित अधिनियम जिसके द्वारा निर्वाचन आयोग को बहुसदस्य बनाया गया है तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही पद तथा शक्ति प्रदान की गई है, वह कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। अर्थात जो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश दिया गया उस अध्यादेश को एक्ट के द्वारा कानूनी बना दिया गया। वहाँ पर अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें जो में यह प्रावधान किया गया कि अब कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा, किंतु यदि सभी सदस्य किसी विषय पर एकमत नहीं होंगे तो वहां पर बहुमत से फैसला लिया जाएगा। तो यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएन सेशन था उसने चुनौती दिया, लेकिन वह चुनौती खारिज हो गई। तो यहाँ पर है कि हम कह सकते हैं कि यह परिवर्तन चाहे यह केस का फैसला हो या सरकार की फैसला हो, यह परिवर्तन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन करवाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग की शक्ति कम करने के और सरकार के प्रभाव में आने के लिए या सरकार के अधीन लाने के उद्देश्य से किया गया। तो इस तरह से जो चुनाव आयोग का जो संरचना स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन उसमें ठीक है टीएन सेशन के तर्क को स्वीकार नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि टीएन सेशन एक बोल्ड अधिकारी थे। उन्होंने आप लोग जानते होंगे बिहार में चुनाव कराकर जो उस समय असंवैधानिक किया जंगल राज्य के नाम सुनते हैं उस तरह की शासन व्यवस्था को अपने सहयोगी अधिकारी केएन राव के मार्फत से स्वच्छ चुनाव करवा के एक मील के पत्थर साबित किए, अर्थात चुनाव आयोग अपनी ताकत को दिखलाया। लेकिन सरकार या न्यायालय के द्वारा जो दखलंदाजी या फैसला एक किया गया कि मुख्य चुनाव आयोग एक ही सदस्य वह संस्था है न कि वह व्यक्ति है और वह जो भी कार्य कर रहा है वह संवैधानिक रूप से करना चाहिए न कि अपने मन से करना चाहिए, इसकी इत्यादि आलोचना जो की गई थी वह हमारे समझ से
सही नहीं था, क्योंकि मुख्य चुनाव अधिकारी या मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा जो भी कार्य किया गया वह निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग कैसे करें और निर्वाचन संबंधी बातों को जनता तक पहुंचाने, उसे मत प्रयोग के लिए शिक्षित करना इत्यादि के संदर्भ में किया गया था, जो शायद किसी को नहीं पचा। तो इस तरह से इसमें फिर बाद में चलकर चुनाव, जैसे लास्ट स्टेप है कि स्टाफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन, जब मल्टीपल इलेक्शन कमीशन आया, बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग आया, तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों के संदर्भ में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 पार्ट 6 में कुछ बातें उपबंधित है। अर्थात इसमें 4 प्रमुख है केसेज है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेज संत मैरिज स्कूल का केस, जो 2008 में आया। और एक है कि रामेश्वर उरांव वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का केस 1995 में आया। तो ये सभी केसेज है कि जब चुनाव आयोग के द्वारा या चुनाव संबंधी कार्यों में शिक्षकों को लेना, बैंक के कर्मचारियों को उसमें इन्वॉल्व करना या अदर्स को इन्वॉल्व करना, उसमें मामला आया। लेकिन मामले में न्यायालय के द्वारा चुनाव आयोग के पक्ष में ही फैसला किया गया कि चुनाव संबंधी कार्य एक संवैधानिक या महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें सभी का पार्टिसिपेशन आवश्यक है। क्योंकि चुनाव आयोग के ठीक एक अपनी संस्था है, लेकिन उसमें फ्यू स्टाफ्स, कुछ ही कर्मचारी कार्य करते हैं। उन कर्मचारियों के द्वारा इस व्यापक निर्वाचन संबंधी कार्य संभव नहीं है। इसलिए अनेक जो स्टेट स्टाफ हो या देश के केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हो, उसको भी इन्वॉल्व करके या इसे कार्य करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से जो भारत में जो चुनाव आयोग के संरचना और उसके फॉर्मेशन के संबंध में जो बातें हैं उसके विषय में बताए। ऐसे चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त है, उसके पदावधि भी उसके रिटायरमेंट तक है, कि जब तक वह रिटायरमेंट आयु होगा, रिटायर होंगे, उसके बाद उस पद से हटेंगे। नहीं तो वह एक स्टेबल पोस्ट है, यानी पोस्ट तो है, उस पर काम करने वाले अपने रिटायरमेंट, चाहे वह 62 वर्ष या 60 वर्ष में आए, लेकिन अपने रिटायरमेंट तक उस पोस्ट पर कार्य करेंगे। उनके हटाने की प्रक्रिया तो मैं बताया कि वह उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया के समतुल्य है। आगे चुनाव आयोग के कार्य से संबंधित विषयों को बताएंगे, इसे थोड़ा पुस्तकों में देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।